हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। और आज के इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और उनके आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और आर्टिकल्स, उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि काफ़ी बार हमारे एग्जाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या कैसी बॉडी है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है उसका सोर्स ऑफ पावर हमारा खुद कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में उस बॉडी के बारे में मेंशन किया होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप भी जानते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे आर्टिकल 324 के अंदर दे रखा है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 के अंदर दे रखा है। उसके बाद आप देखोगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। तो ये सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। इसी तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी जो गवर्न करती है वो एक स्टेट्यूट के थ्रू गवर्न करती है। स्टेट्यूट का मतलब क्या हो गया? कोई लॉ। तो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया होगा जिसके अंदर वो बॉडी बनी होगी और उसी एक्ट के तहत वो बॉडी काम करेगी। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट बना था जिसके अंदर एक बॉडी बनी थी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक कैसी बॉडी हो गई? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये भी हमारी कैसी बॉडी है? तो ये भी हमारी कैसी बॉडी हो गई? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि काफी बार पूछ लिया जाता है क्लैट आइलेट में और ये सारी चीजें हम गलत करके आ जाते हैं। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अटॉर्नी जनरल है कौन? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंटर। यूनियन का हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिसर, सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो होल्ड करता है वो कौन सा लॉ ऑफिसर है? तो वो है हमारा अटॉर्नी जनरल। अब इसका आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 76 है। और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनकी क्वालिफिकेशंस का भी ध्यान रखिएगा कि जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी होती है वही सेम चीजें होती हैं अटॉर्नी जनरल को भी इलेक्ट करते टाइम। जब भी अपॉइंटमेंट होता है उसका, तो ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है हमें। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऑडियंस राइट यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल है वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, उस पर कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं होती। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे जो चीज मेंशन नहीं है, आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो अटॉर्नी जनरल को पावर देता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेशन रखने की। और इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि पार्टिसिपेशन रखने की तो पावर देता है बट वोट देने की पावर नहीं देता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में। तो इसका ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 88 काफी बार पूछ लिया जाता है। इनमें से चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से ऐसा कौन सा पर्सन है जो मेंबर ना होते हुए भी सारी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेशन रख सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा अटॉर्नी जनरल होता है। उसके बाद इसी का काउंटर पार्ट है हमारा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल हमारे स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। आर्टिकल है इसका 165। अब जैसे अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट कर रहा था? प्रेसिडेंट। यहाँ पे एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। वहां पे हमने देखा क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल की क्या थी? सुप्रीम कोर्ट जज। यहां पे एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होगी? हाई कोर्ट जज। वहां पे वो पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहां पर एडवोकेट जनरल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सारी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टेन्योर भी याद रखिएगा, दोनों का ही टेन्योर। और जैसे वहां पे जब तक प्लेजर होता है प्रेसिडेंट का तब तक वो ऑफिस होल्ड करता है अटॉर्नी जनरल, और जब तक प्लेजर होता है गवर्नर का तब तक हमारा एडवोकेट जनरल ऑफिस होल्ड करता है। अब इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर हमारे ये कौन से आर्टिकल से निकलती है? इस चीज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारा आर्टिकल 148 में दे रखा है। इसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन जाता है, हु इज कंसिडर्ड एज ए गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें एक सीएजी भी होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा उसमें? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब अभी करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। अच्छा, इसका टेन्योर भी याद रखिएगा, 6 इयर्स और अप टू 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों में से जो भी पहले आएगा, मतलब जो भी पहले चाहे 6 साल उनके पहले खत्म हो गए हो या वो पहले 65 इयर्स के हो गए हो, तो यहाँ पर
मतलब यहाँ पे बेसिकली उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिमूवल प्रोटेक्शन की बात करें तो जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, वैसे ही हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी रिमूव किया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आपको ये बताना है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ये हमारा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दे रखा है, विद क्लॉज भी बताइएगा, क्योंकि 124 में 4 क्लॉजेस दे रखे हैं और आपसे हो सकता है इस बार क्लॉज भी पूछ ले, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लॉज के साथ बताइएगा कि कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है या रिमूव करने के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी न्यूज में भी रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसके पास स्टेट में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, पंचायत में नहीं, स्टेट में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडी के जितने भी इलेक्शंस होते, स्टेट में और सेंटर में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, वो सारी पावर इनके पास होती है कंडक्ट करने की। अब जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में जो इलेक्शंस होते हैं, उनके पास पावर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर होती है उन सारे बॉडीज के इलेक्शन कंडक्ट करने की। तो इस चीज का ध्यान रखेगा, आपसे ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि पंचायत के इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और अगर सेंटर या स्टेट लेवल की बात कर ले कि सेंटर मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है, तो वो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल है 324। रिसेंटली अभी डिलिमिटेशन की भी बात हुई थी, तो डिलिमिटेशन हमारा कौन से आर्टिकल में बात कर रहा है, इसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन है, ये भी आपको बताना है। कौन सा मोशन यूज किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ रिमूवल का मोशन उठा था पार्लियामेंट में, तो ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में उठाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कौन सा मोशन उठता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन, अडल्ट सफरेज के बारे में हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंदर दे रखा है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हमारे पास दो कमीशन है, एक यूनियन के लिए होता है, एक स्टेट के लिए होता है, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा आर्टिकल 315 में दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इसका रोल क्या है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, जो आईएएस आईपीएस और हम लोग ये सब जो बच्चे एग्जाम देते हैं, बनते हैं यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद, तो ये सारी चीजों को रिक्रूट करने का काम कौन करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल 315 से 323 तक दे रखा है, बट इसी के अंदर हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी दे रखा है। अब यूपीएससी के जो भी मेंबर्स होंगे और जो प्रेसिडेंट होंगे, उनके कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस चीज को ध्यान रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, टेन्योर भी याद रखिएगा, 6 ईयर्स या एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी सेम होता है, हमारे यूपीएससी के चेयरमैन का भी सेम होता है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखेंगे तो क्या ट्रैप क्या लग जाता है इसमें, समझिएगा। यूपीएससी एक प्योरली एडवाइजरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही है, साथ साथ में हमारा एक एडवाइजरी बॉडी भी है, मतलब इसके जो भी डिसीजंस होंगे या जो भी इन्होंने एडवाइस किया होगा पार्लियामेंट में या फिर गवर्नमेंट को जो भी एडवाइस किया होगा, वो बाइंडिंग नेचर का माना नहीं जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के मेंबर्स को रिमूव करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, बट एसपीएससी के मेंबर को अपॉइंट करने की पावर गवर्नर के पास है। इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन रिमूव सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। और कौन से आर्टिकल के अंदर, 317। वहां पे हमने देखा था 6 साल और 65 टेन्योर है, यहां पे 6 साल और 62 टेन्योर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, याद रखिएगा। अच्छा, इसको आप उससे भी लिंक कर सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट जज का रिटायरमेंट क्या है, 62 ईयर्स, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और प्रेसिडेंट का रिटायरमेंट क्या है, 62 ईयर्स। वहां पे हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज क्या है, 65 ईयर्स, और यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और प्रेसिडेंट का रिटायरमेंट एज क्या है, 65 ईयर्स। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे एज लिमिट दे ही रखी है हमें, रिमूवल अथॉरिटी यूपीएससी और एसपीएससी दोनों को ही कौन रिमूव करेगा, तो प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। अपॉइंट कौन करेगा, याद रखिएगा, एसपीएससी में मेंबर्स और प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है गवर्नर, आर्टिकल 317 के अंदर, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। एक याद रखिएगा, लेजिस्लेचर ने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया था कि एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होना चाहिए, इसलिए इन्होंने एक लेजिस्लेशन पास किया, एक एक्ट पास किया जिसके अंडर ये बॉडी फंक्शन करती है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। यूनियन फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन हम लोग अभी भी बात किए कि आर्टिकल 280 के अंदर दे रखा है। अब याद रखिएगा, कमीशन और कमिटी में फर्क होता है। यहां पे हमने देखा कमीशन की बात किया जा रहा है, और हमने ये भी पढ़ा है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज भी होती हैं। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज और कमीशन में फर्क क्या होता है, तो याद रखिएगा, कमेटी हमेशा वो बॉडी, वो लोग माने जाएंगे, कमेटी वो बॉडी मानी जाएगी जो उसी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे से ग्रुप के मेंबर्स को बनाई जाएगी, जिनसे बोला जाएगा कोई रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के ही मेंबर्स छोटे से ग्रुप में बना के अगर कोई रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, तो वो एक कमेटी हो जाएगा। और अगर बाहरी एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया है तो वो एक कमीशन हो जाएगा। जैसे ये यूनियन फाइनेंस कमीशन है। अब फाइनेंस कमीशन, कमीशन शब्द यूज किया है, मतलब यहां पे जो चेयरमैन होंगे वो एक एक्सपर्ट होंगे। अब कौन है इस समय प्रेसिडेंट, कौन है हमारे, या चेयरपर्सन कौन है हमारे फाइनेंस कमीशन के, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके पहले वो कौन सी पोजीशन होल्ड कर रहे थे, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था हमारा जीएसटी काउंसिल। कौन से आर्टिकल में दे रखा है, ये याद रखिएगा, 279A। क्योंकि जीएसटी जब 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया था तो उससे हमने आर्टिकल 246A ऐड किया, आर्टिकल 269A ऐड किया और आर्टिकल 279A ऐड किया। अब आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा जीएसटी काउंसिल कहाँ पे मेंशन है, कौन से आर्टिकल में है, और आपको 246A भी देगा, 269A भी देगा, 279A भी देगा, और ये कंफ्यूजन का पार्ट बन जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 279A शुड बी द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, याद रखिएगा। हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तीनों कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर दे रखे हैं। मतलब ये कमीशन कैसी बॉडी हो जाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा, और बहुत सिंपल है याद करने का तरीका भी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आर्टिकल 338, उसके बाद आ जाएंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्टिकल 338A, उसके बाद आ जाएंगे बैकवर्ड क्लासेस। तो हमारे पास एनसीबीसी जो है हमारा, वो आर्टिकल 338B के अंदर दिया हुआ है। तो एक लाइन से याद करेंगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। शेड्यूल कास्ट के लिए दिया हुआ है 338, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दिया हुआ है 338A, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए दिया हुआ है 338B। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। अब जैसे इसकी बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली था, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स जो है हमारा वो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। इसी तरीके से देखेंगे तो जो हमारा आर्टिकल 338B जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है, वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स काफी बार एलेट में और क्लैट में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सी बॉडी आई थी, कौन सा कमीशन आया था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आया 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आया हमारा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये कंपैरिजन टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ याद हो जाएंगी। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद हमारा कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, ये सारे हमारे आर्टिकल्स भी बता रखे हैं। कौन अपॉइंट करता है उनको, कौन रिमूव करता है उनको, टर्म और टेन्योर क्या है, रिपोर्ट्स किसको देते हैं, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिपोर्ट्स किसके पास सबमिट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले हम थोड़े कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस बार जो करंट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है ना, उसमें डीलिमिटेशन, याद रखिएगा, डीलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की कमिटी बनी है अभी रिसेंटली मार्च में, तो उसमें जो भी हेड कर रहे हैं उस कमिटी को, ये याद रखिएगा।
एक और क्वेश्चन बन जाता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी में सबसे बड़ी कमेटी जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो कौन सी कमेटी है, इसको याद कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 122, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मना किया जाता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का कुछ भी डिस्कशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान नहीं कर सकते। दूसरी चीज, इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी प्रिविलेजेस मिलते हैं आर्टिकल 194 एंड आर्टिकल 212 के अंदर, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हमारा आर्टिकल 245, 246 और 7th स्केड्यूल में दे रखा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फाइनेंस कमीशन हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, आर्टिकल 280, 281। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, इसको याद रखिएगा। 324 से आर्टिकल 329 तक, इसमें एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, सारे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार इमरजेंसी वाले भी सारे क्लॉजेस देख लीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो इस बार बहुत ज़्यादा करंट न्यूज़ में रहे हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ध्यान से, डिलिमिटेशन तो छोड़ना ही नहीं है भाई। बिल का नंबर क्या था, 131। कौन सा अमेंडमेंट बन सकता था अगर ये एक्ट बन जाता तो 107। ये किसको इफेक्ट में डालता, कौन से एक्ट को इफेक्ट में डालता, तो नारी शक्ति वंदना एक्ट को इफेक्ट में डालता। कौन से एक्ट से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नारी शक्ति वंदना आया, ये भी याद रखिएगा, 106 नारी शक्ति वंदना एक्ट। ये जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसने कौन से आर्टिकल ऐड किए कॉन्स्टिट्यूशन में, 334A, ये भी याद रखिएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसको आप कभी मिस नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है हमारे क्लैट और आईलेट के सिलेबस का, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सारे आंसर्स कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करने हैं। थैंक यू।